जमुना दास और उसकी पत्नी पार्वती एक रात जब अपनी तीनों बेटी ईरा, प्रीशा और अदिति के साथ गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक उनके घर की छत हिलने लगी और देखते ही देखते टूटकर गिर गई। मलबे में पूरा परिवार दब गया। पार्वती ने होश में आते ही अपने तीनों मासूम बच्चियों को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन पति को नहीं बचा पाई। हे भगवान, ये क्या हो गया? तूने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। अब मैं क्या करूंगी? कैसे अपनी मासूम बच्चियों को पालूंगी? माँ, अब क्या होगा? हमारा घर तो टूट गया। पार्वती अपने बेटियों को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अपना मंगलसूत्र बेचकर किसी तरह अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। दूसरे दिन अपनी बेटियों को साथ लेकर वो गांव के ठेकेदार के पास जाकर अपने पति के कमाए हुए पैसे मांगती है। कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा मेरे पास से, समझी? उल्टा मुझसे ही 4000 उधार लेकर मर गया तेरा पति। जल्दी से मेरे पैसे लौटा दे, नहीं तो गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा मैं, समझी? ठेकेदार की बात सुनकर पार्वती का चेहरा उतर गया। बेचारी कर भी क्या सकती थी? जिसने पैसा कमाया वो तो भगवान के पास चला गया। ठेकेदार को मौका मिला और उसने गरीब का पैसा हड़प लिया। इसके बावजूद भी पार्वती उम्मीद लगाकर विनती करती रही। मालिक, ऐसा जुल्म ना करो। पूरे पैसे ना सही, आधे ही दे दो। इस विधवा के हाय मत लो। मेरी मासूम बच्चियों पर कुछ तो दया करो मालिक। लेकिन उस निर्दयी आदमी को गरीब विधवा के आंसुओं पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसने चारों को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। तभी मौसम खराब होने से मूसलाधार बारिश होने लगी। पार्वती अपनी तीनों बेटियों के साथ फुटपाथ पर एक दीवार के किनारे बैठ गई। माँ, क्या अब हम बिना घर के ऐसे ही भीगती रहेंगे? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे भूख लगी है माँ। चुप हो जाओ मेरी बच्चियों। बस आज की रात किसी तरह से बीत जाए। कल मैं तुम तीनों को तुम्हारे मामा के घर ले जाऊंगी। अब वही मेरा सहारा है। दूसरे दिन जब पार्वती अपनी तीनों बेटियों को लेकर अपने भाई शेखर के घर पहुंचती है तो शेखर उन्हें घर के अंदर आने से मना कर देता है। वहीं रुक जाओ पार्वती, अंदर कदम रखने की सोचना भी मत। ऐसा मत कहो भैया। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आई हूँ। मेरी बेसहारा बच्चियों पर कुछ तो तरस खाओ भैया। देख बहना, तू अकेले आई होती तो मैं तेरे बारे में कुछ सोचता, लेकिन तू अपने साथ ये 3 काली देवियों को भी लेकर आई है। इतना फालतू पैसा नहीं है मेरे पास। अपनी इन काली मनूस बेटियों पर तुम ही दया कर। मुझे तो इनकी शक्ल देखकर बिल्कुल भी दया नहीं आती। भैया, ये तीनों मेरी बेटी है, आपकी भांजी। रंग काला हुआ तो क्या हुआ, ये भी इंसान है। इन्हें ही तो पाल पोस कर मैं बड़ा करूंगी और धूमधाम से शादी करवा के एक दिन इनको विदा करूंगी। यही इनके पिता का सपना था जो मैं हर हाल में पूरी करूंगी। तुम बस मुझे कोई काम दिला दो भैया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, तेरी खातिर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। बाकी मुझे तेरी इन काली मनूस बेटियों से कोई लेना देना नहीं है। पहले इनको बड़ा करने में खर्चा करेगी और फिर इनकी विदाई करने में करेगी। इनके काले रंग को देखकर कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलेगा। उल्टा दहेज की ज्यादा मांग करेंगे लड़के वाले, तब तुझे समझ आएगी मेरी बात। शेखर पार्वती को अपनी फैक्ट्री में सीमेंट की बोरियां ट्रक में लोड करने का मेहनत वाला काम पकड़ा देता है। बेचारी पार्वती अपनी तीनों बेटियों की खातिर रोज भारी भारी बोरियों को उठाकर ट्रक में लोड करने का काम करने लगती है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। पार्वती की तीनों बेटी प्रीशा, ईरा और अदिति अब बड़ी हो गई थी। उन तीनों का रंग काला जरूर था, लेकिन तीनों का चेहरा एकदम हीरोइन की तरह आकर्षक लगता था। पंडित जी, आप कोई अच्छा रिश्ता क्यों नहीं देखते मेरे बेटियों के लिए? मैं जब भी आपसे अपनी बेटियों के बारे में बात करती हूँ तभी आप ये कहकर टाल देते हैं कि बताऊंगा, देखूंगा, लेकिन कुछ बताते ही नहीं है। अरे तो इतना आसान है क्या तुम्हारी काली बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढना? जहाँ भी मैं उनकी फोटो दिखाता हूँ लोग तुरंत मुझे भगा देते हैं। ऐसे
एक रिश्ता मेरी नज़र में है, मैं आज ही बात करके देखता हूँ। अगर वो मान जाते हैं तब तो समझो बात पक्की। पंडित की बात से पार्वती बहुत खुश होती है। घर जाकर ये खुशखबरी अपनी तीनों बेटियों को सुनाती है। माँ की बात सुनकर अदिति कहती है, माँ, मैं तो अपनी शादी में पिंक कलर का लहंगा पहनूंगी और हैवी ज्वेलरी भी, जैसे मेरी दोस्त काजल ने अपनी शादी में पहना था। कितनी सुंदर लग रही थी वो। लेकिन माँ, मैं एकदम सिंपल सी साड़ी पहनूंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हैवी मेकअप, हैवी ज्वेलरी। मैं तो माँ की साड़ी पहनूंगी जो माँ ने अपनी शादी में पहनी थी। जिंदगी में कितना कुछ बदल गया, लेकिन माँ ने अभी तक अपनी शादी का जोड़ा संभाल कर रखा है। अरे बाबा, ठीक है, जैसा जिसका मन करे वो पहनकर शादी कर लेना। अच्छा ये तो बताओ, तुम तीनों ने जो एग्जाम दिया था वो कैसा हुआ? उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन तुम चिंता मत करो माँ, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हम तीनों ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। पार्वती खाना पीना भूलकर पंडित के जवाब का इंतजार करने लगी। आखिरकार पंडित ने आकर खुशखबरी सुनाई कि तीनों बेटियों के लिए रिश्ता मिल गया है और लड़के वालों ने हाँ कर दी है। बस दहेज की मांग कर रहे हैं। दहेज? लेकिन दहेज में ज्यादा कुछ दे पाने की औकात नहीं है मेरी। फिर भी मैं कोशिश करके देखती हूँ। मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप बस जल्दी से शादी की तारीख निकाल दीजिए। पंडित ने पंचांग देखकर शादी का शुभ मुहूर्त 2 हफ्ते बाद का निकाला। पार्वती पूरे मन से तैयारी में लग गई। बेचारी के पास ज्यादा कुछ तो नहीं था, फिर भी अपना सब कुछ बेचकर अपनी बेटियों के लिए खुशी खरीदने में लग गई। मंडप में जब तीनों काली बेटियां दुल्हन बनकर आई तो तीनों की सास ने शादी को बीच में ही रोकते हुए पार्वती से बोला, दहेज की पूरा इंतजाम तो हो गया है ना? पंडित ने तो बताया ही होगा कि मैंने किस शर्त में इस शादी को मंजूरी दी है। जी बहन जी, आप चिंता मत कीजिए। मुझसे जितना हो सका मैंने वो सब किया है। और फिर मेरी तीनों बेटी किसी सोना चांदी से कम तो नहीं है ना? तभी पार्वती का भाई शेखर अपने हाथ में कागज लिए खुशी से चिल्लाता हुआ वहां आकर कहता है, अरे मेरी बहना, तेरी इन तीनों बेटियों ने तो कमाल कर दिया। इनको तो मैं बोझ समझता था, लेकिन इन बच्चियों ने तो आज हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। ऐसा क्या बात हो गया है भैया? क्या किया है मेरी बेटियों ने? तीनों एक साथ एग्जाम में टॉप मार के IAS बन गई हैं। ये देख, इन तीनों की फोटो छपी है अखबार में। मेरा तो सीना चौड़ा हो गया ऐसी होनहार भांजियों का मामा बनके। प्रीशा, ईरा और अदिति ने जब ये खबर सुनी तो खुशी से उछल पड़ी। पार्वती ने अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लिया। दहेज मांगने वाली उन तीनों के सास ने भी अब अपना मुंह बंद कर लिया था। बिना किसी रुकावट के शादी संपन्न हुआ और तीनों बेटियां खुशी खुशी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। IAS बनने के बाद और शादी होने के बाद भी तीनों बेटियों ने अपनी माँ का बराबर ध्यान रखा। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा से सब कुछ संभव होता है।